नमस्कार दोस्तों, ई जनित ऑनलाइन क्लासेस में मैं डॉक्टर जयदीप रावत आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख ही पा रहे हैं, और वह है विश्व में ऊर्जा संकट। देखिए, ये जो टॉपिक है एकदम नवीनतम टॉपिक है और वर्तमान संदर्भ में देखें तो कहीं ना कहीं विश्व के स्तर पर एक जो ऊर्जा संकट की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो गई है। ऊर्जा संकट का सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि जो खपत है अर्थात जो मांग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है ऊर्जा संसाधनों की, और विशेष रूप से इसमें संदर्भ है पेट्रोलियम का। लेकिन उनकी तुलना में जो उत्पादन है या जो उपलब्धता है वो उनकी तुलना में कम है, और दिन प्रतिदिन जो है कहीं उनकी जो कीमतें हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई चली जा रही हैं। तो इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए? क्या हमें उनके कोई प्रतिस्थापन जो उत्पाद हैं ऊर्जा संसाधनों के वो खोजने चाहिए? किस तरह से हम उनकी निर्भरता को कम करें? तो आज के इस टॉपिक में हम सभी जो बिंदु हैं इन पर हम चर्चा करेंगे। और देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ऊर्जा संकट की, ये सभी जो देश हैं उनकी है, अर्थात विकसित देश हों चाहे वो विकासशील देश हों, सभी देशों में ये जो ऊर्जा संकट है ये एक प्रमुखता से जो है वो सामने आया है। तो आज के इस क्लास में हम इसके जो विभिन्न जो पहलू हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, और ये एक विशेषीकृत टॉपिक है, हम इसी तरह से उसको पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करें इसका जो है वो महत्वपूर्ण रूप में, और देखें पहले जो इसका परिचयात्मक जो रूप है वो हम देख लेते हैं, और उसके बाद में देखें कि किस प्रकार से और शक्ति संसाधनों के जो अंधाधुंध जो हमने दोहन किया है और उसके कारण जो है कहीं ना कहीं पर और हमें एक ऊर्जा संकट की जो स्थिति है वो हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए हम इस स्टार्ट करते हैं। तो देखें कि आर्थिक विकास एवं उच्चतर जीवन के लिए ऊर्जा का अभीष्ट उपयोग अपरिहार्य है। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें देखें कि हमें जो है वो कहीं ना कहीं पर और हमें जो उच्चतर और जो जीवन जो है वो प्राप्त करना है, हमें जो कहीं ना कहीं पर जो है वो आर्थिक विकास जो है हमें प्राप्त करना है, तो उसके लिए निश्चित रूप में हमें क्या करना होगा कि हमें जो ऊर्जा है उसका जो है हमें अभीष्टतम जो है वो उपयोग हमें करना होगा। हमें कहीं ना कहीं ऊर्जा के जो संसाधन हैं उनका जो है वो हमें प्रयोग करना होगा। तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि हमें जब निश्चित रूप में ऊर्जा के जो संसाधनों का हमें जब प्रयोग करना है तो उनका जो प्रयोग है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब हमने उनका एक तरह से दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया, उनका हमने बहुत अत्यधिक दोहन प्रारंभ कर दिया, तो उससे जो है वो इस प्रकार की जो समस्या है वो सामने आई है। तो देखें ये समस्या कब से जो है वो प्रमुखता से सामने आई है? तो देखें 1960 के पश्चात कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज जैसे समापनीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग एवं मांग बहुत बढ़ गया है। तो देखिए, जितने भी परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ठीक है, उनका जो उपयोग है, ठीक है, आणविक खनिज भी हैं जैसे यूरेनियम है, तो उनका जो उपयोग है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। उसका कारण यही है कि देखिए 1960 के बाद में जो जनसंख्या है उसकी दर भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और इसीलिए देखें जब उसकी दर बहुत तेज़ी से बढ़ी है जनसंख्या की, तो जो डिमांड है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और कहीं ना कहीं विश्व के देशों में कहीं ना कहीं विकास को लेकर के और एक आर्थिक जो युग आया है, या आर्थिक हम जिसे मानव कह सकते हैं, उसकी सोच के कारण जो है और कहीं ना कहीं पर इनकी जो डिमांड है बहुत तेज़ी से बढ़ी है। यहाँ पर हम बार बार बहुत तेज़ी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग सीधे से समझ जाएं कि हम तेज़ी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अनकंट्रोलेबल है, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। अब आगे देखें, अगले 20-25 वर्षों में विश्व की ऊर्जा खपत लगभग दुगनी हो जाने का अनुमान है, और ये अनुमान है कि अगले 20 से 25 वर्षों में जो है वो इनकी जो खपत है वो भी क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। अब खपत दुगनी हो जाएगी और निश्चित रूप में इसका मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर और उनके जो कारण है कहीं ना कहीं जो उत्पादन में और उनकी जो पूर्ति में कहीं ना कहीं जो है वो बैलेंस जो है वो बिगड़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो हम देखें ऊर्जा की खपत और मांग में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि से शक्ति संसाधनों के दोहन में भी दिनादुन वृद्धि होती हुई चली जा रही है, और ऊर्जा की जो खपत हो रही है, ठीक है, और मांग में, ठीक है, उत्तरोत्तर अभिवृद्धि से बहुत तेज़ी से जो खपत बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं देखें और शक्ति संसाधनों के दोहन में भी, क्योंकि भाई डिमांड बढ़ रही है तो हम चाहेंगे कि उत्पादन उनकी जो है वो पूर्ति हो, इसलिए उत्पादन जो भी है उसमें भी बहुत तेज़ी से क्या हो रही है? दिनों दिन वृद्धि होती हुई चली जा रही है, अर्थात बहुत तेज़ी से जो है वो वृद्धि देखने को मिल रही है, बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। अब आप लोग समझ सकते हैं, यदि
जो समापनीय संसाधन हैं, यदि हम उनका इस तरह से बहुत अविवेकपूर्ण तरीके से यदि दोहन करेंगे तो निश्चित रूप में इस तरह से तो वे बहुत ही कम समय में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए देखें, इसी को ही कहीं ना कहीं एक संकट का जो है वो रूप कहा गया है। और किस प्रकार से और ये उत्पन्न हुआ, और हम देख लेते हैं कि फलतः ऊर्जा के प्रधान स्रोतों यथा कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिजों के भंडार जो हैं वो घटते जा रहे हैं। साथ ही विविध राजनीतिक कुचक्र और केवल अपने बारे में सोचने की मनोवृत्ति से विश्व के सामने ऊर्जा संकट की समस्या प्रकट होने लगी है। और इसके कारण क्या है कि वो जो भी हमारे समापनीय जो संसाधन है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, आणविक खनिज हैं, उनके जो भंडार हैं वो दिनोंतर क्या होते जा रहे हैं, घटते हुए चले जा रहे हैं। और केवल यही नहीं, बल्कि राजनीतिक कुचक्र का मतलब यही है, जैसे कि हम पूर्व के टॉपिक में हम चर्चा कर चुके हैं कि राजनीतिक कुचक्र का मतलब यही है कि देखें, विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जो अपने जो संसाधन हैं उनका तो उपयोग नहीं कर रहे हैं और विश्व के ऐसे देश जो कमजोर देश हैं और उनके जो संसाधन हैं, एक तरह से उनके संसाधनों का अपहरण करके और उनका जो है वो उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने संसाधनों को तो बचा करके रखें, जिससे भविष्य में वो उनका उपयोग कर सकें और अन्य देशों से उनके लिए बार्गेनिंग कर सकें। तो देखें, इस तरह की जो है वो प्रवृत्ति जो है वो कहीं ना कहीं विश्व में ऊर्जा संकट को लेकर के आई है। अब हम देखते हैं इसको और बढ़ाने का जो कार्य देखें 1972 में किया। और 1972 में क्या हुआ कि आप लोगों ने सुना होगा, जो पेट्रोलियम जो निर्यातक देश हैं, जैसे कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों में इसे हम व्यापारिक जो हमारे संगठन है उनमें भी हम पढ़ते हैं, तो उन जो पेट्रोलियम जो निर्यातक जो देश हैं उनका जो संगठन है उसे ओपेक के नाम से जाना जाता है। जैसे कि जो निर्यात करने वाले देश हैं, जैसे यूएसए है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, तो इन्होंने एक संगठन बनाया हुआ है जिसे ओपेक कहते हैं। तो उन ओपेक ने क्या किया, अचानक से ही 1972 में, और जो पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दी, ठीक है, और उल्टा किया कि उत्पादन तो कर दिया कम और कीमतें बढ़ा दी ज़्यादा। तो उससे क्या हुआ कि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, तो डिमांड जब बहुत ज़्यादा थी, उत्पादन कम हो गया, तो उससे पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि उसका जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं वो सभी प्रकार की जो है वो अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें एक तरह से इस संकट को और जो बड़ा गहरा करने का जो कार्य है वो ओपेक के इस डिसीजन ने किया। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, देखें नोट्स में, अक्टूबर 1972 ईस्वी में ऊर्जा का बहुत गहरा संकट तब उत्पन्न हो गया जब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन अर्थात ओपेक ने पेट्रोलियम का उत्पादन कम करने और कीमतें बढ़ाने का निर्णय लिया। तो उसने ये निर्णय लिया कि जो पेट्रोलियम का जो उत्पादन है वो तो कम किया जाएगा और जो कीमतें हैं वो बढ़ाई जाएंगी। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं महत्वपूर्ण रूप में, और इस प्रकार का जो कार्य है वो इन्होंने किया। चलिए आगे देखें हम, ओपेक देशों की एकता और अधिक मूल्य की मांग से ऊर्जा संकट और गहरा होता हुआ चला जा रहा है। और अब देखें कि विश्व में पूरा जो पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो ये जो ग्रुप है ओपेक ग्रुप, ये जो है वो निर्धारण करता है उनकी कीमतों का। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि जो कीमतों का जो निर्धारण है वो ओपेक के द्वारा हाथ में आ गया, तब जो है वो संकट जो है वो बढ़ता हुआ ही चला जा रहा है। इसके अलावा देखिए ऐसी बात नहीं है केवल पेट्रोलियम में नहीं, आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में भी देखते हैं हम क्या स्थिति है। तो देखें आणविक ऊर्जा निर्माण के प्रति जनमानस में रेडियो सक्रियता से होने वाली हानि के प्रति प्रबल, ठीक है, विरोध भी जो है वो ऊर्जा संकट को बढ़ा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरह से देखें तो जो आणविक ऊर्जा निर्माण के प्रति भी, ठीक है ना, क्योंकि आणविक ऊर्जा के प्रति देखें निश्चित रूप में जो यूरेनियम है वो बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, बहुत अधिक बिजली का निर्माण हम उससे कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में ये एक दिमाग में ये धारणा है कि जो आणविक ऊर्जा है उससे कहीं ना कहीं जो है वो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं उनका क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं उनका बाहर वो निकल सकते हैं, उनका निष्कर्षण हो सकता है और वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए देखें उनके जो प्रति है वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रबल विरोध की स्थिति देखने को मिलती है, जिसका परिणाम यही है कि जो है हमारी जो निर्भरता है वो पेट्रोलियम जो उत्पाद हैं उन पर निर्भरता बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ गई है। यहाँ पर देखें मैं उसका उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा हूँ कि विश्व के ऐसे देशों में जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। यूएसए में घटना हुई है, रूस में ऐसी घटना हुई है कि जिसमें कहीं ना कहीं जो है वो जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं उनका कहीं ना कहीं विसर्जन हो गया,
ठीक है, रेडियो जो संयंत्र हैं, जो अपने आणविक जो संयंत्र हैं उनसे। तो ऐसी स्थिति में देखें कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका एक तरह से जो विश्वास है वो कम हो गया। तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्राउन्स फेरी, अल्बामा, पेंसिल्वेनिया और थ्री माइल्स आइलैंड आणविक ऊर्जा केंद्रों की दो बड़ी घटनाओं ने इस विरोध को इतना प्रबल कर दिया कि यूरोप के कुछ देशों जैसे ऑस्ट्रिया, स्वीडन ने आणविक ऊर्जा उत्पादन पर ही प्रतिबंध लगा दिया। और देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के ये महत्वपूर्ण रूप में ब्राउन्स फेरी, अल्बामा, पेंसिल्वेनिया और थ्री माइल्स आइलैंड जो हैं वो ये ऐसे आणविक ऊर्जा केंद्र हैं जहां पर दो बड़ी जो है वो इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं जो है वो रेडियो जो एक्टिव जो तत्व हैं उनका कहीं ना कहीं जो है वो विसर्जन देखा गया, जिसका जो परिणाम भी कहीं ना कहीं जो है वो बुरे देखे गए। तो उनका इतना विरोध हुआ कि उसके परिणाम स्वरूप आप देखें यूरोप के दो देश, एक तो है ऑस्ट्रिया और एक है स्वीडन, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, आपको पूछा भी जा सकता है। ऑस्ट्रिया और स्वीडन ने तो क्या किया, अपने देशों में आणविक ऊर्जा उत्पादन पर ही क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना जो है वो महत्वपूर्ण रूप में और जो है इस प्रकार का जो है वो प्रतिबंध जो है वो इसके अंतर्गत लगाया गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम। सन 1986 की चेरनोबिल रूस परमाणु ऊर्जा केंद्र की घटना से तो संपूर्ण यूरोप में आतंक व्याप्त है। और 1986 की आप लोग समझ सकते हैं, 1986 में जो रूस के चेरनोबिल में, ठीक है, वहां पर भी इस प्रकार की घटना घटित हुई परमाणु ऊर्जा केंद्र की, जिसमें भी जो है वो रेडियो एक्टिव तत्वों का जो है वो विसर्जन देखा गया। तो उससे तो पूरा जो यूरोप में जो है वो क्या हो गया, आतंक व्याप्त हो गया। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए एक अच्छा सोर्स हो सकता था आणविक ऊर्जा का, लेकिन आणविक ऊर्जा के जो स्रोत है कहीं ना कहीं देखें उसमें इस प्रकार की जो है वो स्थितियां देखने को मिली, जिसके जो परिणाम स्वरूप और जो है वो कहीं ना कहीं पर और इस प्रकार की जो है स्थिति देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं पर और जो है हमारी जो निर्भरता है वो पूरी तरह से, और हमारी निर्भरता जो है वो पेट्रोलियम या कोयला जो हमारे ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, परंपरागत स्रोत, उन पर हमारी जो निर्भरता है वो बढ़ती हुई चली जा रही है। हालांकि यदि ये घटनाएं नहीं होती तो कहीं ना कहीं जनमानस में विश्वास होता, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते थे, इन जो है घटनाएं हैं इनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज भी करके और कहीं ना कहीं हमारी जो निर्भरता है उसको कम भी कर सकते थे और सब्स्टिट्यूट के रूप में हम जो है वो आणविक ऊर्जा का प्रयोग कर सकते थे। हालांकि वर्तमान संदर्भ में देखें तो विश्व में अब आणविक ऊर्जा का जो उत्पादन है वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन यदि कुल मिला के देखें तो ऊर्जा की खपत भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बड़े महत्वपूर्ण रूप में और इस प्रकार की जो है वो स्थिति देखने को मिली है। अब और क्या स्थिति है देखते हैं कि विकासशील देशों में जिनकी अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण अंचलों में निवास करती है, ग्रामीण अंचलों में व्यापारिक ऊर्जा की अपेक्षा जैविक ऊर्जा विशेषकर लकड़ी का ईंधन के लिए उपयोग होता रहा है। और देखें वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की व्यापारिक ऊर्जा का प्रयोग कम होता है, विकासशील देशों की बात कर रहे हैं। अब तो फिर भी देखें कई गांवों में बिजली पहुंच गई है, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे विकासशील देश मिलेंगे जिनमें बिजली नहीं है। तो वहां पर कहीं ना कहीं जो है वो जैविक ऊर्जा के रूप में और लकड़ी का जो ईंधन है उसी का ही प्रयोग में होता रहा है और होते कर रहे हैं। लेकिन बढ़ती आबादी ने क्या किया, देखें बढ़ती आबादी एवं अन्य कारणों से लकड़ी की मांग में वृद्धि के कारण इन देशों में बड़े पैमाने पर वनों का कटाव हुआ है और जिससे यह ऊर्जा स्रोत भी अति क्षीण हो गया है। इसे विद्वानों ने द्वितीय ऊर्जा संकट के नाम से संबोधित किया है। और आप लोग समझ सकते हैं ये भी एक बड़ा संकट बनकर के सामने आया है, ठीक है। पहला संकट तो हमारा पेट्रोलियम, कोयला, उनका संकट हुआ। और देखें जो विकासशील देश हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके, जहाँ पर लकड़ी जो है वो ईंधन का प्रमुख साधन है, तो देखें धीरे धीरे जो है वो जो वन क्षेत्र हैं वो भी ईंधन की लकड़ी के प्रयोग के कारण और धीरे धीरे जो है वो वन क्षेत्र भी क्या होने लगे, घटने लगे, वनों का विनाश होने लगा और धीरे धीरे ये जो ऊर्जा का जो स्रोत है ये भी क्षीण होने लगा और इसे जो है वो द्वितीय ऊर्जा संकट का जो है वो नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं महत्वपूर्ण रूप में और इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं पर और जो है हम कुल मिलाकर हम देखें कि ऊर्जा के हम दोनों प्रकार के जो संकट हैं उनसे हम रूबरू हो रहे हैं। अतः उक्त वर्णित दोनों प्रकार के ऊर्जा संकट से उबरने के लिए ऊर्जा संरक्षण अति आवश्यक है, जिसके लिए हमें निम्न उपाय करने हैं। और इसके लिए अब जरूरी हो गया है कि हम क्या करें, ऊर्जा का संरक्षण करें, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है। क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट जो है वो ढूंढ करके देख लिए, वो हमें कहीं ना कहीं हमें एक हमारी स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है वो ऐसा लगे कि वो हमें नुकसान पहुंचा
बचा सकते हैं, जैसे कि आणविक ऊर्जा के क्षेत्र है। तो इससे कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे सामने ऐसी स्थिति है कि हम क्या करें कि हम कहीं ना कहीं जो है वो ऊर्जा जो संरक्षण है उसके जो उपाय हैं उनको अपनाएं, जिससे हम जो ऊर्जा जो एक तरह से जो इम्बैलेंस हो गया है खपत में और उत्पादन में, उसको जो है हम कहीं ना कहीं जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करें, जिससे हम इसमें सफल हो सकें। चलिए, तो हम उन उपायों पे चर्चा करते हैं कि ऐसे हम क्या उपाय अपनाएं जिससे हम ऊर्जा को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो संरक्षण के जो है हम उपाय कर सकें और कहीं ना कहीं हम जो एक इम्बैलेंस हुआ है उसे हम बना सकें। तो उस क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं कि उत्खनन प्रणाली में सुधार करें, क्योंकि देखें हमने ये देखा है कि जब हम कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक जो गैस है या जो आणविक खनिज है, जो उनका जब हम खनन कार्य करते हैं तो कुछ इस प्रकार की अनुप्रयुक्त जो है वो विधियां प्रयोग में ली जा रही हैं, जिनसे काफ़ी मात्रा में जो है उत्पादन के समय में और वो जो हमारे जो खनिज हैं वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाते हैं, मतलब उनका उपयोग ही नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम कुछ इस तरह की वैज्ञानिक विधियां का जो प्रयोग करें, जिससे कि उनकी जो छीजत है जो उपयोग में ही नहीं आ पा रही है, उसको हम क्या लगे लेकर के आएँ, उपयोग योग्य हम उसको बनाएं और इस तरह से हम उनका जो है वो कहीं ना कहीं उनका इस तरह से हम प्रयोग करें। तो देखें उसके लिए क्या करें, तो मैंने नोट्स में लिखा है, देखें कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक शक्ति संसाधनों के खनन की अनुपयुक्त विधियों द्वारा जो कि बहुत सी मात्रा का क्षय होता है, उसकी मात्रा को जहां तक संभव हो सके कम करना चाहिए तथा ऐसी विधियों का विकास किया जाए जिससे अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। और हमें इस प्रकार से देखें प्रयास कर रहे हैं कि हम उनसे क्या कर सकें, अधिकाधिक जो है वो उत्पादन प्राप्त कर सकें और जो हमारा वेस्ट होता है उसकी जो मात्रा है उसको हमें निश्चित रूप में, हमें जो वेस्ट की जो मात्रा है उसको निश्चित रूप में हमें क्या करनी है, कम से कम हमें उसकी मात्रा करनी है। चलिए आगे देखें, नवीन क्षेत्रों की खोज। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बातें देखें, क्योंकि हमारी जो निर्भरता है वो कुछ ही क्षेत्रों पर हो गई है उन संसाधनों के लिए। इसीलिए हम क्या करें, कुछ नवीन क्षेत्रों की खोज करें जिससे हमारी जो निर्भरता है खास करके जो कुछ एक जैसे हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर एक ही क्षेत्र में जो खनिज मिल रहे हैं, जैसे मान लो पेट्रोलियम है वो अरब कंट्रीज़ में मिल रहा है, तो उनका एकाधिकार हो गया है इसके ऊपर। तो इसीलिए हम क्या करें कि इस तरह से और विश्व में हम उनके जो नवीन क्षेत्रों को भी खोजें, जिससे कि कहीं ना कहीं जो उनके एक एकाधिकार की जो प्रवृत्ति हो गई है, जिसके कहीं ना कहीं उसका जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं कीमतों की बढ़ोतरी में देखने को मिलता है, उससे हमें निजात मिल सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखें कि विश्व के कई विस्तृत क्षेत्रों में अभी भी शक्ति संसाधनों के अन्वेषण का कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में, मतलब अभी भी यहाँ पर अन्वेषण नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पेट्रोलियम मिल सकता है, वहाँ कोयला मिल सकता है, वहाँ प्राकृतिक गैस मिल सकती है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों से हम उत्पादन कर सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों से कर सकते हैं, समुद्री तलों, ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं भारत में भी देखें बॉम्बे हाई जो कि समुद्री नितल है, वहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। अमेरिका जो है वो आपकी मैक्सिको की खाड़ी से निकालता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि समुद्र के जो नितल हैं उनमें भी हमें पेट्रोलियम के जो है वो भंडार मिल सकते हैं, कोयले के भंडार मिल सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं उनकी जो है वो खोज करनी चाहिए और कहीं ना कहीं उन निर्भरता को हमें कम करना चाहिए। इसीलिए इन क्षेत्रों में शक्ति संसाधनों का पता लगाकर उन निक्षेपों से उत्पादन जो है वो किया जाना चाहिए। तो ये प्रयास भी हम कर सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं हम उस संकट से और निकल सकें। उसके अलावा देखें खनन प्रक्रिया के अंतर्गत संरक्षण, ठीक है, खनन प्रक्रिया के अंतर्गत हमको संरक्षण करना है। और आप लोग देखें कि ऊर्जा संरक्षण हेतु प्रमुखतः शक्ति संसाधनों के अनुत्पादक प्रयोग को रोका जाना चाहिए, जो खनन प्रक्रिया में संसाधनों की उपेक्षा के कारण होता है। और हमें क्या करना है कि जो शक्ति संसाधन है उनका जो अनुत्पादक जो प्रयोग को रोका जाना चाहिए। अनुत्पादक प्रयोग का मतलब है कि वो जो हमारी छीजत हो जाती है, बहुत सा जो पदार्थ है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है। जैसे मान लो पेट्रोलियम क्षेत्रों में कई बार उत्पादन के समय आग लग जाती है तो बहुत सारा पेट्रोलियम उसमें नष्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये सावधानियां रखनी चाहिए कि हमारा जो संसाधन है वो हमारा किसी भी रूप में जो है वो नष्ट नहीं हो। जैसे मैंने उदाहरण भी लिखा है कि बहुत सा कोयला भूमिगत अग्नि द्वारा नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस बड़ी मात्रा में तेल क्षेत्रों में लगी आग में विनष्ट हो जाती है। इस तरह के विनाश को रोका जाना चाहिए। और इसी प्रकार देखें तो प्राकृतिक जो गैस है वो बड़ी मात्रा में तेल क्षेत्रों में जो लगी आग में क्या हो जाती है, विनष्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में जो तेल क्षेत्रों में जो लगी जो आग है वो जब विनष्ट हो जाती है तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उस विनाश को हम रोका जाना चाहिए, इस तरह के विनाश को रोका जाना चाहिए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में और इस प्रकार की जो है वो क्रिया जो है वो देखने को मिलती है।
चलिए अब हम देखें इसको और आगे। कार्य प्रणाली में सुधार करें, ठीक है, कार्य प्रणाली में सुधार करें हम कि ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से शक्ति संसाधनों के शोषण या उपभोग संबंधी आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक संगठनों या स्वामित्व प्रणाली में सुधार करना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखें ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से जो शक्ति संसाधनों का जो शोषण होता है या उनका जो उपभोग से संबंधित जो आर्थिक या सामाजिक या जो राजनीतिक संगठनों या स्वामित्व प्रणाली में उनका क्या करना चाहिए, सुधार उनका करना चाहिए। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में, और हमें कहीं ना कहीं जो है वो जो संसाधन हैं उनके जो है वो कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक संगठनों, कहीं ना कहीं जो स्वामित्व जो प्रणाली है उनमें भी हमें सुधार करना चाहिए, कार्य प्रणालियों में सुधार करना चाहिए, और जो एक निर्भरता की स्थिति हो गई है उसे हमें कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो इसका जो उपयोग एक तरह से उपाय है वो यही है कि हमें निश्चित रूप में देखें, ठीक है, हम आणविक जो ऊर्जा है उसको लेकर के आशंकित थे और इसीलिए उसका इतना जो है वो विकास नहीं हुआ, लेकिन हमें उसके जो ऊर्जा के जो परंपरागत संसाधन हैं उनकी तुलना में हमें जो है कहीं ना कहीं पर, और जो नव्यकरणीय जो संसाधन हैं, ठीक है, नव्यकरणीय हमारे ऊर्जा के जो स्रोत है उन्हें हमें कहीं ना कहीं पर क्या करना होगा, उन स्रोतों को हमें किसी भी रूप में यदि हम देखें नव्यकरणीय जो स्रोत हैं उनको हमें और निश्चित रूप में और जो है कहीं ना कहीं पर हमें एक तरह से उनका उत्पादन जो है वो बढ़ाना होगा, उनका क्षेत्र हमें बढ़ाना होगा, जिससे देखें इससे इनका डबल फायदा है नव्यकरणीय संसाधनों का उत्पादन बढ़ाने का। एक तो हमारा जो ऊर्जा जो स्रोत हैं उन पर, जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उन पर हमारी निर्भरता कम होगी, ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारा जो ऊर्जा का जो संकट है वह दूर होगा। और साथ ही साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नव्यकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो बिल्कुल शुद्ध हैं। शुद्ध का मतलब मेरा यही है कि ये प्रदूषण रहित हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो प्रदूषण है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और जो है वो नव्यकरणीय जो संसाधन हैं उनको हम जो है वो बढ़ावा दें। तो देखें इसी क्रम में नव्यकरणीय जो स्रोत है उनका विकास हमें करना है। ऊर्जा संरक्षण का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। पृथ्वी के गर्भ में छिपे अनव्यकरणीय स्रोतों के भंडार भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जब तक भूतल पर मानव जीवन है नव्यकरणीय संसाधनों जल, वायु, भूताप, सौरताप, ज्वारीय तरंग एवं जैव संसाधन द्वारा ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी तथा साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण को भी सीमित किया जा सकेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब तक भूतल पर मानव है तब तक ये जो नव्यकरणीय जो संसाधन है ये जो है वो बने रहेंगे नव्यकरणीय संसाधन। और नव्यकरणीय संसाधन वो कौन कौन से हैं, वो हैं जल, वो है वायु, वो है भूताप, वो है सौरताप, वो है ज्वारीय तरंग और वो है जैव संसाधन। तो ये इतने प्रकार के जो नव्यकरणीय जो संसाधन हैं वो जो है वो होने चाहिए और ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो उनकी होती रहेगी। और जो ऊर्जा है उनके जो आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो उनकी जो है वो होती रहेगी और निश्चित रूप में हमेशा रहने वाले संसाधन हैं ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखें, ये पर्यावरण प्रदूषण को भी इनसे हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पूरी तरह से प्रदूषण रहित हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम यथासंभव हम जल, विद्युत और अन्य नव्यकरणीय स्रोतों से व्यापारिक स्तर पर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयास हमको किया जाना चाहिए। और निश्चित रूप में नव्यकरणीय स्रोतों से व्यापारिक स्तर पर जो नव्यकरणीय जो स्रोत हैं उनसे ऊर्जा प्राप्त करने का भी हमको प्रयास करना चाहिए। जो नव्यकरणीय जैसे चाहे वो सौर ऊर्जा है, जल विद्युत है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, उनसे हमें व्यापारिक स्तर पर जो है वो ऊर्जा जो प्राप्त करने के हमें प्रयास करने चाहिए। आगे देखें इसी क्रम में, विकसित और विकासशील देशों में जहां जल विद्युत विकास हेतु आदर्श भौगोलिक दशाएं प्राप्त हैं, जल विद्युत का विकास भी किया जाना चाहिए। और क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण देखें, जिन देशों में जल विद्युत की यदि आदर्श दशाएं उपलब्ध हैं तो निश्चित रूप में जो है वो जल विद्युत का विकास किया जाना चाहिए। विकासशील देशों में जहां अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण अंचलों में निवास करती है तथा अनुकूल भौतिक दशाएं उपलब्ध हैं, छोटी जल विद्युत परियोजनाओं जिनके लिए विशाल बांध एवं जलाशय निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है का कार्यान्वयन श्रेयस्कर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि विकासशील देशों में जहां अधिकांश जनसंख्या जो है वो ग्रामीण अंचलों में निवास करती है तथा अनुकूल भौतिक दशाएं वहां पर उपलब्ध हैं,
तो छोटी जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं उनके लिए विशाल बांध, जलाशय निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है का क्रियान्वयन श्रेयस्कर है। मतलब कई ऐसे देश हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े बांध बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम छोटे छोटे एनीकट बना करके, छोटे छोटे बांध बना करके, जिन्हें हम छोटी जल विद्युत परियोजनाएं कहते हैं, उन परियोजनाओं से ही और हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जो है वो ऊर्जा का जो है वो उत्पादन हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में और इस प्रकार की जो है स्थिति देखने को मिलती है। आगे देखें, जिन देशों में वर्ष पर्यंत सौर ताप पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है उनमें सौर ऊर्जा के विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। जैसा कि इजराइल में सौर सरोवरों का निर्माण किया गया है जिससे सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, और अब सौर ऊर्जा का विविध प्रकार से भी उपयोग घरों को गर्म रखने, विभिन्न पदार्थों को सुखाने, पानी गर्म करने, भोजन बनाने, निर्मित उपकरणों के सहारे होने लगा है। तो इसमें उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है जैसे इजराइल का, और इजराइल में आप लोग देखें वहाँ पर सौर ऊर्जा की अच्छी दशाएं उपलब्ध है। वहाँ सौर सरोवरों का जो है वो निर्माण किया गया है। सौर सरोवर का मतलब यही है, ऐसे सोलर केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर सौर ऊर्जा जो है वो सौर बिजली प्राप्त की जा रही है, और वहाँ पर बड़े पैमाने का इसका उपयोग किया जा रहा है। और देखें ये जो संभावनाएं वो भारत में भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। भारत में भी बड़े पैमाने पर इसमें शोध कार्य चल रहे हैं, और बड़े पैमाने पर इससे जो है वो सौर ऊर्जा प्राप्त करके बिजली निर्माण की जो प्रक्रिया में भी हम प्रयासरत हैं। हालांकि अलग अलग जो उपकरण है वो तो कार्य कर ही रहे हैं इस दिशा में, लेकिन हम इसमें प्रयासरत हैं कि उससे जो है वो बिजली भी बनाई जाए। तो इस तरह से देख सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं जैसे कि मैंने बताया उन सब का जो है वो प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ें। सौर ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं। विकासशील देशों में सबसे आसान जैव पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा के उपयोग है, और ये सौर ऊर्जा की बात हुई। तो देखें केवल सौर ऊर्जा नहीं बल्कि जो जैविक ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, उसका भी हम कहीं ना कहीं एक सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे कि विभिन्न पौधों, गन्ना, लकड़ी, शकरकंद, मक्का, कसावा से एथानॉल का उत्पादन करके उनका उपयोग डीजल, नेफ्था, गैसोलीन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। अर्थात हम उनसे क्या बनाएं, एथेनॉल का उत्पादन करें, और वो एथेनॉल जो बनता है उसके हम सब्स्टिट्यूट के रूप में हम डीजल, नेफ्था और गैसोलीन के सब्स्टिट्यूट के रूप में उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार के भी प्रयोग जो है निरंतर किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण अंचलों में स्थित मध्यम पैमाने के उद्योगों का संचालन किया जा सकता है। और देखें क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ठीक है इस तरह की स्थिति नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं देते, लेकिन मध्यम आकार के जो उद्योग हैं उनको तो कम से कम डायरेक्टली इनसे जो है वो चला सकते हैं। गैसोलीन में 20% के अनुपात में एथेनॉल मिला करके उसकी खपत में भी हम क्या कर सकते हैं, कमी की जा सकती है। क्योंकि एथेनॉल देखें जो सस्ता बनेगा और जो हमारे विभिन्न पौधों के जो अवशेष हैं उनसे बनेगा, तो निश्चित रूप में हम जो गैसोलीन जो कि एक महंगा पेट्रोलियम पदार्थ है उसमें यदि हम एथेनॉल को मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं हम उसकी जो खपत है उसमें क्या कर सकते हैं, कमी हम ला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि इन प्रयासों के द्वारा और कहीं ना कहीं हम देखें जो ऊर्जा संकट है उत्पन्न हुआ है या हो रहा है उससे हम कहीं ना कहीं जो है वो निजात पा सकते हैं। चलिए इसी क्रम में बात करें। अब हम बात करते हैं, ये तो बात हुई जैविक ऊर्जा की, अब हम बात करते हैं जो हमारी अपशिष्ट जो पदार्थ हैं जैसे गोबर गैस जिसको हम कहते हैं उससे जो प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है। तो इस प्रकार जिन पौधों से एथेनॉल प्राप्त हो सकती है उनकी कृषि द्वारा भी ऊर्जा संकट के समाधान में मदद मिल सकती है। जिन देशों में पर्याप्त पशुधन उपलब्ध है उनमें अवशिष्ट कृषिगत पदार्थ, गोबर तथा कूड़ा कचरा से मीथेन गैस प्राप्त करके गांवों में भोजन बनाने में खर्च होने वाली ऊर्जा प्राप्त करने के साथ साथ कृषि हेतु उर्वरकों के संपूरक के रूप में खाद की आपूर्ति भी की जा सकती है। तो देखें इससे जिन देशों में देखें पशु जो संसाधन अच्छा उपलब्ध है, जैसे ये भारत के संदर्भ में देखें तो बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग हुआ है, और जिसमें जो पशुओं का जो अपशिष्ट है जैसे गोबर है, कूड़ा कचरा है, उससे मीथेन गैस प्राप्त करके और निश्चित रूप में बड़े पैमाने पर और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो काफ़ी हद तक जो है वो दूर की गई है। और इसके दो परिणाम भी हैं। एक तो गैस तो उपलब्ध हो ही रही है, साथ ही साथ इससे क्या होता है, उर्वरक भी इससे प्राप्त हो जाते हैं। तो निश्चित रूप में आप लोग समझ सकते हैं कि इसके कारण जो है वो महत्वपूर्ण रूप में और जो है वो उर्वरक भी प्राप्त हो गए, इससे जो है हमें ऊर्जा भी प्राप्त हो गई। तो कहीं ना कहीं हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, जो हमारे अननव्यकरणीय जो ऊर्जा के संसाधन है उनके जो खर्च है, उनका जो खपत है उसको हम कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम केवल जो ऊर्जा संकट से निजात केवल कहीं ना कहीं एक सब्स्टिट्यूट के रूप में और जो हमारे नव्यकरणीय जो संसाधन हैं उनका उपयोग करके ही हम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए निश्चित रूप में हम कितना भी कर लें, उनकी जो उत्पादन की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें हम कितनी भी उनकी अच्छी से अच्छी विधियों का प्रयोग करें, हम इतनी जो है वो कहीं ना कहीं उनकी उत्पादकता को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखें कंक्लूजन के रूप में इस तरह उर्वरकों के उत्पादन में होने वाली अनव्यकरणीय ऊर्जा के खर्च को भी हम कम कर सकते हैं। और देखें उर्वरक बनाने में भी कहीं ना कहीं जो अनव्यकरणीय संसाधन है, जैसे पेट्रोलियम उत्पादों का प्रयोग किया जाता है, यूरिया खाद बनाने में किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जब इससे हम जैविक जो उर्वरक निकलेंगे तो कहीं ना कहीं जब जो हमारे रासायनिक उर्वरकों की यदि खपत कम होगी तो निश्चित रूप में क्या होगा, जो हमारे अनव्यकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं उनका भी क्या होगा, खर्च कम किया जा सकेगा। तो इनडायरेक्टली वे में देखें इसके कारण हम कई प्रकार के जो है वो उपायों को अपना सकते हैं। अब सबसे लास्ट में कंक्लूजन के रूप में हम देख लेते हैं कि कुछ अन्य फॉसिल हाइड्रोकार्बन स्रोत जैसे ऑयल शेल, ये बिल्कुल नवीन खोजे गए कुछ इस प्रकार के ऊर्जा के संसाधन हैं। हालांकि अभी इनके क्षेत्रों में और अभी जो है वो शोध होने की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इन्हें भविष्य में और इन ऊर्जा के संसाधनों का कहीं ना कहीं जो है वो एक सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। जैसे कैरोगेन है तथा गिल्सोनाइट आदि भी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपलब्ध हैं। इनके शोधन और तेल प्राप्ति की प्राविधिकी का विकास किया जाना अभी अपेक्षित है। पृथ्वी के अंतःताप, ज्वार शक्ति, हाइड्रोजन शक्ति आदि अपरिमित और असीम शक्तियां हैं। मानव अभी तक इनका उपयोग रचनात्मक कार्यों में सुचारू रूप से नहीं कर पाया है, लेकिन अब इन शक्तियों का प्रयोग सुचारू रूप से करना आवश्यक हो गया है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास में और भी कई ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं जिनको हम भविष्य में देखें, उन जो पेट्रोलियम उत्पादों पर, कोयले पर हमारी जो निर्भरता हो गई है उनसे हम कहीं ना कहीं जो है वो निजात पा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसे संसाधन हैं जैसे फॉसिल हाइड्रोकार्बन है स्रोतों में, जैसे ऑयल शेल है, कैरोगन है और गिल्सोनाइट है। तीन प्रमुख हैं जिनका जो मैंने जैसे कि बताया या मैंने नोट्स में भी लिखा है कि अभी इनके जो क्षेत्र में कहीं ना कहीं शोधन और तेल प्राप्त की प्राविधिकी का जो विकास अभी अपेक्षित है। अभी इनमें टेक्नोलॉजी का जो विकास अभी करना ज़रूरी है। जब ये निश्चित रूप में हमारे उपयोग के योग्य बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो निर्भरता है वो उन पर कम हो जाएगी। तो हमें इनके जल्दी से जल्दी इनका जो विकास हमें करना चाहिए। साथ ही हम जो है वो भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, देखें बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखें हाइड्रोजन जो ऊर्जा है जैसे कि परमाणु ऊर्जा होती है, वैसे हाइड्रोजन जो ऊर्जा है वो परमाणु ऊर्जा की तुलना में भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन में जो है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसमें करोड़ों जो है वो ऊष्मा टन की जो ऊष्मा जो है उसमें उत्सर्जित होती है कैलोरी की। तो उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमें जो हाइड्रोजन जो शक्ति है अभी तक जो उसका उपयोग है कहीं ना कहीं विनाश के लिए किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन बम वगैरह बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक हमने उसका जो है वो रचनात्मक उपयोग नहीं किया है। तो इस दिशा में हमें कहीं ना कहीं जो है वो रचनात्मक जो उसका उपयोग है उसे हमें बढ़ावा देना चाहिए। और इस तरह से हम जो है वो ऊर्जा जो संकट है उससे हम क्या कर सकते हैं, निजात जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखें बहुत ही एक लघु टॉपिक है ये, जिसमें हमने महत्वपूर्ण रूप में समझा कि वास्तविक रूप में ऊर्जा संकट क्या है, किस प्रकार से ये ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ है और फिर किस तरह से हम इस ऊर्जा संकट से जो एक तरह से निजात पाने के लिए हम किस प्रकार से जो है वो इनके उपाय कर सकते हैं, वो सभी आज के इस क्लास में हमने समझा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही सरल टॉपिक है। तो इस प्रकार से आज का ये टॉपिक यहीं पर ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।